नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहता सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का आज के हमारे इस कार्यक्रम कला से कलाकार तक में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पल्लवी वैद्य मैडम, जो अमरावती शहर में ही नहीं जिन्होंने बल्कि पूरे देश में एंकरिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मराठी भाषा पे प्रभुत्व रखती हैं, लेकिन इन्होंने पूरे देश में हिंदी भाषा में भी एंकरिंग करके अपना कमाल दिखाया है। हम समझ सकते हैं कि मराठी भाषा में प्रभुत्व होने पर मराठी भाषा का में बहुत ज्यादा आप पकड़ रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी भाषा में आप तमाम मतलब पूरे देश में आप एंकरिंग करती हैं, तो ये कैसे संभव हुआ है? और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी भाषा जो है, हम मराठी हम सिर्फ एक स्टेट में बोलते हैं, हम जैसे मराठी हमारी महाराष्ट्र की भाषा है, लेकिन हिंदी हमारे संपूर्ण देश में बोली जाती है, चाहे टूटी फूटी बोले या चाहे कैसी भी बोले। कुछ राज्यों में तो हिंदी ही राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा के दर्जे से सुशोभित है। हालांकि राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है। इस स्थिति में मराठी भाषी होने के बाद भी आपने हिंदी पे इस तरह पकड़ कैसे रखी और पूरे देश में अपनी एंकरिंग का, अपने संचालन का, अपने निवेदन का झंडा किस प्रकार गाड़ा है? हम जानना चाहेंगे मॅडम आपसे। सगळ्यात प्रथम सगळ्यांचा मनपूर्वक आभार, स्पेशली सिटी न्यूज चॅनलचं की मला इथे त्यांनी बोलवलं। अँकरिंगचं क्षेत्र हे अपघाताने आलेलं क्षेत्र आहे। ऍक्च्युली मी सर्वात प्रथम एक नाट्यकर्मी होती, म्हणजे नाटकांमध्ये काम करत होते, पण लग्न झाल्यानंतर नाटकांना वेळ देणं कमी होतं, कठीण होतं आणि संसार, स्वतःचा जॉब आणि त्याच्यामध्ये नाटकाची प्रॅक्टिस शक्य नाही। मग अशा वेळेला अँकरिंग हे क्षेत्र असं आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कमी वेळामध्ये तुमची आवड जोपासू शकता। आणि मला मुळातच वाचनाची आवड होती, लोकांसोबत चर्चा करण्याची आवड होती आणि थोडंसं स्किल होतं जे देवानी मला दिलेलं होतं बोलण्याचं। तर मला वाटलं त्याच्यामध्ये आपण काम करावं आणि त्यामध्ये मी छोटे छोटे कार्यक्रम करत गेली आणि त्याच्यामधून मग मला अँकरिंगचं एक क्षेत्र मला मिळालं, जे मी पुढे चालवत गेली। आता मी मराठा सेवा संघामध्ये काम करते। त्याच्यामध्ये मराठा सेवा संघ हे पूर्ण भारतामध्ये पसरलेलं आहे। आता मराठा सेवा संघ हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं नाही तर भारतापुरतं असल्यामुळे मला अनेक ठिकाणी अँकरिंगसाठी बोलवण्यात आलं। मग तिथे गेल्यानंतर तिथे हिंदी भाषिक लोक असतात, मग त्यामुळे ते हिंदीचा अभ्यास करून ते केलं। तेच माझा प्रश्न होता की आता तुम्ही मराठीमध्ये बोलून राहिले, मराठीमध्ये सांगून राहिले, तर तिथे जाऊन हिंदीमध्ये कशाला तुमचा जमला की तुम्ही कशाला? कसं आहे बघा, मराठी ही माझी मदर टंग आहे, मराठी माझी आईची भाषा आहे, लँग्वेज इज मराठी, मराठी ही रोजच्या बोलण्यातली आहे, पण हिंदी काही वेगळी नाहीये ना। ती आपल्याला आपल्या व्यवहाराची भाषा हिंदी असं म्हटलं तरी चालतं आणि त्याच्यामुळे हिंदी पण काय हे नाही। हा फक्त लहेजाचा फरक पडतो, प्रोनाउन्सिएशनचा फरक पडतो, पण ते येऊन जातं। मला असं वाटतं ते खूप कठीण नाहीये आणि तिथे गेल्यानंतर त्या लोकांच्या आपण जेव्हा विचार विचारतो किंवा त्यांना लागणाऱ्या त्यांच्या गरजा विचारतो, तेव्हा ते येऊन जातं आणि त्या लोकांना ते आवडतं। आवडलं की लोक आपल्याला बोलवतात आणि त्या प्रकारे ते पसरत जातं। मला वाटतं त्याच्यामध्ये माझं कॉन्ट्रीब्युशन फार कमी आहे, लोकांना ते आवडलं म्हणून ते लोकांनी बोलवलं। फक्त अँकरिंग करताना तुमचा अभ्यास महत्वाचा असतो। एकतर ते स्किल आहे, ते जमणं फार कठीण आहे, ते स्किल आहे आणि त्याला ते डेव्हलप करायचं असतं। ते डेव्हलप केलं की लोकांना आवडलं की तुमचं आपोआप ते स्प्रेड होत जातं, ते पसरत जातं, तुम्हाला लोक बोलवत जातात। अगर हम अभी आपसे ये चाहें कि आप अभी जैसे इतनी अच्छी मराठी बोल रही हैं, इतनी अच्छी मराठी में आप बात कर रही हैं, तो आप हिंदी में भी बात कर सकती है ऐसे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि जितनी अच्छी आप मराठी अभी बोल रही है उतनी अच्छी आप हिंदी भी बोल सकती है। तो हम चाहेंगे कि अगले उसमें जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे समाज में अब जैसे आप एंकरिंग करती हैं इतनी, हमारा महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है। अगर आप कहीं किसी दूसरे शहर में जाती है या दूसरे स्टेट में जाती है, क्योंकि आप देश भर में एंकरिंग करती हैं, तो अगर आप दूसरे स्टेट में जाती है तो वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ पे कुछ अलग तरीके का व्यवहार, बोली या जो भी कुछ उनका रहता है, तो वो आपको अलग तरीके से दिखता होगा। तो उसमें आप किस तरीके से अपना? मैडम, सबसे पहले तो मैं ना वहाँ पे मराठी में बात करने की कोशिश करती हूँ, सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो लैंग्वेज है मुझे बहुत प्यार, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। अगर उनको समझ में नहीं आता तो वो बोलते हैं मैडम थोड़ा हिंदी में बताओ, तो फिर मैं हिंदी में आई विल फ्रैंकली से। और तो ये भी देश प्रेम का एक जज्बा है या भाषा के प्रति लगाव का एक जज्बा है कि जिस तरीके से हम हिंदी में
या हम मराठी में भी बोलना प्रिफर करते हैं, हम दूसरी भाषा को कम महत्व देते हैं, लेकिन हम हिंदी मराठी को ज्यादा महत्व देते हैं। उसी तरीके से आप भी अपनी मदर टंग को मुझे ऐसा ज्यादा लगता है महत्व कि देती हैं। अगर वो खुद की लैंग्वेज है तो उसको हैंडल करना, उसको मेंटेन करना आपकी सहजता आती जिम्मेदारी है। उसमें। और बहुत जगह ऐसे होता है ना कि लोगों को मराठी समझती है नहीं बहुत। अगर आप ऊपर जाओगे, मतलब दिल्ली साइड में जाओगे तो वहां पे मराठी का प्रॉब्लम आता है। जैसे मैं करनाल गई थी, वहां पे मराठी में कुछ नहीं समझता उन लोगों को। लेकिन आप मध्य प्रदेश जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो वहां पे मराठी समझती है। बड़ौदा में मराठी समझती है, तो वहां पे इतने इश्यूज नहीं आते। साउथ में प्रॉब्लम आता है तो वहां पे मैनेज हो जाता है। मुझे लगता है देश एक ही है, कल्चर अलग अलग है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आते। लैंग्वेजेस तो एक माध्यम है, फिर आपके भावनाएं कैसी है, आपके विचार कैसे, आपके एक्सप्रेशन कैसे है, इससे सब बहुत इजी हो जाता है। हाँ, कई बार बात यही है कि हम इशारों में भी बात कर सकते हैं। वो आपके चेहरे पढ़ लेते हैं कि अरे ये हो रहा है। हाँ, कई हमारे जो हिंदी साहित्यकार हैं वो जो दूसरे देशों में गए हैं, जापान में या जर्मनी में, वहाँ की भाषा अगर उनको नहीं आती है तो उन्होंने तो उस पे लिखा हुआ भी है। जैसे रूस में एक लेखिका गई थी तो उन्होंने इशारों की भाषा में करके कि भाषाएं को शब्दों की जरूरत नहीं है, वहाँ भाव ही काफी हो जाते हैं। और लेकिन कई बार जैसे आप एंकरिंग करती हैं तो एंकरिंग में सिर्फ भाव काम में नहीं आते, शब्द काम में आते। बराबर है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं मराठी बोलती हूँ और वो मेरे साथ 2-3 दिन रहे तो वो भी मराठी बोलने की कोशिश करने लगता है। मुझे लगता है हाँ भाई मैंने यहाँ पे आके बहुत अच्छा कुछ कर दिया है। उनको कम से कम मेरे लैंग्वेज के 4 वर्ड्स तो पता चल गए ना। बिल्कुल, तो ये अपना ये होना चाहिए अपने देश के लिए। आपको यहाँ की संस्कृति में और वहाँ की संस्कृति में कुछ बदलाव नजर आया? जैसे अभी हमारे देश में बहुत सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, अभी हमारे देश की युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, तो महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी, आप कहीं और भी जाती हैं तो जब ऑडियंस सामने बैठी होती है तो वहाँ युवा पीढ़ी भी होती है, तो उनके बिहेवियर में, यहाँ के बिहेवियर में आपको कभी कुछ अंतर नजर आया? या इसमें कुछ युवा पीढ़ी को आप क्या बताना चाहेंगी, मतलब क्या उनमें कुछ बदलाव होना चाहिए? क्योंकि समय तो बहुत बदला है, परिवर्तन बहुत आए हैं। पहले के युवा कैसे थे, अभी के युवा कैसे हैं, या क्या वो दिशाहीन हो रहे हैं, क्या उन्हें दिशा निर्देश की जरूरत है, या वो अभी जो चल रहा है या कॉलेज में या परिवार में जिस तरीके से सिर्फ उनकी पढ़ाई पे फोकस किया जा रहा है, उनको सामाजिकता नहीं पता है, उनको व्यवहारिकता नहीं पता है, हम सिर्फ उनको किताबी ज्ञान दे रहे हैं, तो इसमें कुछ बदलाव आप चाहती हैं? मुझे ना ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी मैडम। एंकरिंग इज अ फील्ड, वो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं गवर्नमेंट ITI में पढ़ाती हूँ और मेरा सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और मेरे यहाँ पे आने वाले बच्चे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अच्छा, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के, मतलब जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके माँ बाप खेती करते हैं, वो सब बच्चे हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वहाँ के बच्चों के और यहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ के बच्चों की बात हम थोड़ा साइड में रखते हुए यहाँ पे अर्बन और रूरल बच्चों की बात करें। अच्छा। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। उसने एक पढ़ाई की है, उसने नहीं की है, वो कहाँ पे जा रहा है, उसको कॉल करेंगे, ये करेंगे, फिर भी गलतियां हो जाती है बच्चों से, इट्स ओके। लेकिन मैं 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो उनका सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पे रहता है कि बस किसी भी तरीके से बच्चा पढ़ लिख ले, अच्छे नंबर ले आए और अच्छा जॉब ले ले। इस सब चक्कर में वो जो दूसरी चीजें हैं, सामाजिकता, व्यवहारिक, इन सब से बच्चा दूर जा रहा है। इस पे भी आपको कुछ लगता है? एक कारण मुझे ऐसे लगता है मैडम, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, ये स्ट्रगल करके मिडिल क्लास बनी है। हाँ, उनके माँ बाप नीचे से खेती करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, वो अभी जो पेरेंट्स है मिडिल क्लास, वो स्ट्रगल करके ऊपर आए। अच्छा। उनको ऐसा लगता है कि अपना बच्चा वो करना नहीं चाहिए, वो स्ट्रगल उसके लाइफ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके घर में खेती नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो जॉब करेंगे। इसलिए उनका पूरा फोकस अपने बच्चों पे, उनके बच्चों पे, पढ़ाई पे। लेकिन उसका क्या हो रहा है ना, वो बच्चा मतलब फैमिलियर नहीं हो रहा है। मतलब मैं अगर किसी के घर पे गेस्ट बन के जाऊँ और मैं बुलाती हूँ कि भाई उनको बुलाओ, तो बच्चे को सूझता नहीं है कि इनसे बात कैसे करनी, उनसे इंटरैक्ट कैसे करना है। अगर मुझे लगता है कि कहीं प्रणाम वगैरह की संस्कृति भी अभी हमारी तो बहुत बात के हम अगर आते हैं तो मैं पहचान जाती हूँ, अरे ये मेरे अंकल है, ये मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरे दूर की चाची है, मेरे पापा की चाची। अभी वो पूरा कनेक्टिविटी खत्म हो गया। बिल्कुल, वो अभी सगे संबंधी को कुछ नहीं रहा, उनको वो रहा ही नहीं है कि आने के बाद में हाय बोलना है, हेलो बोलना है, नमस्ते बोलना है, क्या बोलना है, आंसर क्वेश्चन किया मैंने तो उनको आंसर क्या देना है, वो सब उनको, आपको क्या कर रहे हो, आप कौन से क्लास में,
इतने ही बारे में वो बात कर सकते हैं। जी। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी ना पेरेंट्स की बहुत ज्यादा है अच्छा। आपके बच्चों को सोशल करने की। अभी हम जो बात करते हैं ना कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, हाँ। बच्चों को शौक लगता है, बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, जी। तो वो जो है, और न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, वो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उनको बिल्कुल। कोई नहीं चाहता, तो ये जो नींव है ये अपने फैमिली से रखी जा रही है। उनको आप 6 मॉर्निंग 6 टू नाइट 10 ओ क्लॉक, वो बच्चे का पूरा शेड्यूल फिक्स है। हाँ जी। उसको कोई नहीं है, उसको पता नहीं है कि चाची से बात करना है, चाचे से बात करना है, किसी शादी में जाना है, क्योंकि बच्चे का अभी इतना प्रेशर है कि वो किसी शादी में किसी चीज में मिक्स नहीं हो रहा है। अभी बीच में एक मुझे लगता है लास्ट ईयर JEE की एक बच्चे की रील वायरल हुई थी, वो फर्स्ट आया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो एंजॉय कैसे करना है, उसको डांस कैसे करना है, वो उसका उसकी खुशी नहीं दिखा रहा था। तो ये बहुत जरूरी है, बच्चे हम कैसे तैयार कर रहे हैं, ये माँ बाप को ध्यान देना बहुत जरूरी है। गलतियां होगी, गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन एक बार उनको वो सांचे में आपने ढाल दिया तो वो फिर आगे जाके वही आप पे रिपीट आने वाला। इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एज अ पेरेंट्स मुझे ऐसे लगता है कि आपके बच्चों को सोशल करना बहुत जरूरी है। उनको शादी में लेके जाओ, उनको फंक्शंस में लेके जाओ। हो जाएंगे बच्चे, बोलते हैं हम वहां पे बोर होते हैं, वो मोबाइल लेके बैठेंगे, लेकिन उनको 10 लोग मिलेंगे, उनको लगेगा कि रिलेटिव्स होने चाहिए, रिलेटिव्स रहने चाहिए, चाचा मौसी काका ये चाहिए, ये भावना भी उनके मन में आ गई ना। हाँ, लेकिन अभी तो भी वो सिर्फ हाँ, जैसे वो जाके सिर्फ मतलब आपने जो ये बात बोली कि बिल्कुल सही है कि वो वहां जाके भी सिर्फ मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उनका वो किसी उसमें चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है। बोला तो खा लिया, बोला तो मिल लिए, लेकिन खुद से होके मस्ती करना जैसे हम लोग करते थे। मैं अगर जैसे आपको बोला कि हमारे समय में जो हम लोग मस्ती करते थे, शादी ब्याह में कुछ डांस करना है, कजिन्स अगर सब मिल गए हैं तो सब हमको मिलके जो हम मस्ती छेड़छाड़ या किसी को डराना या किसी से ऐसी मस्ती करना, गाने डांस वगैरह ये जो हम करते सब थे, बंद हो चुका है। हाँ। स्पेशली मिडिल क्लास। इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी, लेकिन किस तरीके से पेरेंट्स इस चीज को डेवलप करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में आप देखिए कि मामा मासी चाचा ताऊ ये तो अब बच्चे कहीं देख ही नहीं रहे, या तो एक बच्चा है, 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा, या एक ही बच्चा है। मैं बोल रही हूँ कि आप फैमिली फंक्शंस में खुद भी जाए और बच्चों को भी लेके इंट्रोड्यूस करें सबसे। वो आज बात नहीं करेंगे, लेकिन 15 मिनट में आदमी ऐसा है ना कि वो ज्यादा देर तक बिना बोले नहीं बैठ सकता। वो बोलेगा ही, वो किसी बच्चे से बोलेगा, किसी ताऊ चाचा से बोलेगा, उनको आंसर देगा। 2 महीने बाद अगर वो आपके घर में आएंगे तो वो पहचानेगा कि अरे ये मेरी उस फंक्शन में बात हुई थी। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, और ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूटी है। आपको वो ठीक है, उसका 2% 3% कम हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे की लाइफ में कुछ तो होगा। उसको पता चलेगा कि प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं है, प्रॉब्लम सबको है। आज बच्चों को क्या लगता है कि मुझे ही है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही साथ हो रहा है। ये नहीं, एक चीज तो ये भी है कि सभी लोग यही बोलते हैं कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों होता है, अरे ये मेरे साथ, तो वो सबके साथ हो रहा है, ये सबके प्रॉब्लम्स है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ये भी उसको पता चलेगा। दूसरा आपने बताया कि आप IIT में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चरर लेती हैं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लेक्चरर है और उसके लेक्चर लेती हैं। तो अभी हमारे समाज में जो गर्ल्स एंड बॉयज का जो चल रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लड़कियां भी आजकल किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लड़कियां हो गई हैं लड़कों के समकक्ष, लेकिन लड़के अभी उस तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये जो कहीं हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि ये इनबैलेंस हो रहा है कहीं। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? मैडम आप देखिए, अभी आप कोई भी स्कूल में जाइए, कोई भी स्कूल में, वहां पे 5वीं कक्षा से लड़कियों के लिए बहुत सारे सेमिनार्स रहते हैं। अच्छा। आपको कैसे बैठना है, किसी को कैसे आंसर करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपका एज के अनुसार आपको कैसे बिहेव करना है, लड़कों के साथ कैसे बात करनी है, ये सब लड़कियों के लिए गवर्नमेंट करता है। लड़कों के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। लड़कों को पता ही नहीं है कि लड़की के साथ बात कैसे करनी है। लड़कों को पता ही नहीं है कि मैं जब बॉस बनूंगा तो मुझे कैसे औरतों को हैंडल करना है। लड़कों को पता ही नहीं है कि बस में बैठने के बाद में अगर लड़की का मुझे कुछ लड़कियां कुछ मेरे साथ मिसबिहेव करेगी तो मुझे कैसे आंसर करना। लड़कों को कुछ नहीं पता। अच्छा। लड़कों को ये भी नहीं पता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ तो ये क्राइम है। अच्छा, ये भी लड़कों को नहीं। जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो बच्चे रहते हैं 16, 17, 18, उनको बताना पड़ता है भैया ऐसे मत बोल, ये हो सकता है।
ये अरे अच्छी तू- उम्र है इन बच्चों की, तो और ये कुछ भी नहीं है, मतलब हम हम्म। जो बोलते हैं ना कि सब ऐसे हो रहा है, समाज में वैसे हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी एज अ पेरेंट्स, एज अ समाज आपको लेनी पड़ेगी। आपको आपके लड़कों को ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजों में जैसे कि अभी आपने जो बताया, तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि हम लड़कियों को सिखाते हैं लेकिन लड़कों को नहीं बताते कुछ कि भी उनको नहीं। मेरे उनकी बच्चों को skill इतना कैसी पता है कि कपड़ा धोना डालना है और दूसरे दिन वो प्रेस करके, मतलब प्रेस करका है वो पहनना है। लड़की को पता है कि वो धोने डालना है, वो धोना है, वो सुखाना है, वो निकाल के लाना है, उसकी घड़ी करनी है, उसको प्रेस करना है। ये प्रोसेस लड़की को पता है, लड़की को कहाँ पता है। तो हमको आपको ये आपके घर से ही ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि लड़कों को भी इस क्षेत्र में भी थोड़ा आप प्रशिक्षण दिया बोल जाना रहे हैं चाहिए। ना कि लड़का लड़की एक समान है, तो लड़की को तो आपने वो लेवल पे ला के रख दिया, लड़का कहाँ पे है? वो तो उसको तो पता ही नहीं है कि मुझे शादी के बाद में भी काम करना है। मेरी बीवी अगर जॉब पे जा रही है तो अगर काम पड़े तो मुझे बर्तन धुलने पड़ेंगे। ये लड़कों को कहाँ पे पता? कहाँ पता है उनको, तो लगता है कि बस बीवी आएगी, वो हमारे लिए खाना और बनाएगी, उसका हमारा अपब्रिंगिंग ध्यान भी रखेगी। वैसा ही हो रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी वैसे बिहेव करे, उसके पापा वैसे बिहेव करे। लेकिन अगर 5 साल के बाद में तो पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है ना। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी समाज में तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो भी इस तरीके से बहुत ज्यादा तलाक हो रहे हैं, या लड़कियां, भाई हम अभी भी सुन रहे हैं कि लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं या लड़कियां एडजस्ट नहीं कर रही हैं, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि लड़के या लड़कियां, तलाक की संख्या क्यों बढ़ रही है? सबसे पहले तो फैमिली इंटरफियरेंस। मुझे एक लड़की है, मेरा पूरा फोकस वो लड़की पे रहता है, पूरा फोकस वो लड़की पे रहता है। लड़की भी माँ से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहती है, तो वो माँ का पूरा ध्यान रहता है। वैसे भी मुझे एक ही लड़का है, मेरा अभी तक 25 साल का मेरा एम ही मेरा बेटा रहा है। शादी के बाद में मेरा पूरा ध्यान रहेगा। मैंने जैसे मेरे बेटों को हैंडल किया, तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि मेरे बहू ने वैसा हैंडल करना। उनको लगता है कि मैंने मेरी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया है, तो ये घर के काम क्यों करेगी। एक बात हो गई। ऐसे नहीं कि सब जगह होता है, कुछ कुछ जगह होता है, ये बहुत ऑप्शनल है। दूसरी बात, लड़के प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि शादी के बाद मुझे ये करना है। लड़कियां फुल, मतलब अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे अगर बेटी है तो बोलती है मम्मी मुझे घूमने जाना है। मैं बोलती हूँ नहीं बेटा, शादी के बाद। मैं बोली मम्मी मुझे शॉर्ट्स पहनना है, तो मम्मी बोलती शादी के बाद पहन। ओके, ये हो गया, बच्ची शादी होके जाती है, वो पूरा अभी मुझे घूमने जाना है, अभी मुझे शॉर्ट्स पहनना है, अभी मुझे ये जाना है। और लड़का, उसको यही पता है शादी करनी है, घर बसाना है, फ्लैट लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके लिए एडजस्टमें करना है। उसको पता ही नहीं कि वो क्या लेके आई है, क्या सपने वो बोलती है कि नहीं अब घूमने जाना है, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये EMI भरनी है, अपने जाना। तो वो एडजस्ट करके कितने दिन एडजस्ट करेगी। सही बात। सोशल प्रेशर तो है, फैमिली प्रेशर भी है, और लड़के के लिए होता है हाँ उसका करेक्ट बाजू हमेशा लड़के की ही ली जाती है। मैं तो हमेशा बच्चों को बोलती हूँ मेरे कॉलेज की कि बेटा पहले ना खुद के पैर पर, मतलब कम से कम अपना पेट भरना है, इतने लिए तो भी कभी सीख लो, आप अर्निंग सीख लो। ये किसको बोलती हैं आप, लड़कों को? लड़कियों को बोलती हूँ, लड़कियों को। क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो लड़की के पीछे पूरी फैमिली रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं, उसको घर नहीं छोड़ना पड़ता। लेकिन लड़कियों के साथ प्रॉब्लम हो तो उसका मैका भी नहीं रहता, उसका ससुराल भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि उसको ना आप मतलब मत दीजिए उसको ज्वेलरी, कोई जरूरत नहीं। उसको एक प्लॉट लेके दीजिए, वो खुद का एक वहां पे रूम निकालेगी, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो अभी तिशा शर्मा का जो भी केस हुआ है, या दीपिका का जो केस हुआ है, उसमें भी हम यही सुन रहे हैं कि पेरेंट्स जनरली यही बोलते हैं कि महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी, या परियों की दुनिया से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे। तो लड़कियों के मन में भी शायद कहीं ना कहीं ये चीज बैठ जाती है कि हम तो शादी के बाद में पूरे फुल एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। जबकि होता यह है कि वो भी एक परिवार साधारण ही रहता है, उनके भी अपने कुछ सीमाएं रहती हैं, कुछ बंदिशें रहती हैं, तो हर इच्छा पूरी हो सके ये जरूरी नहीं है। आपने ये वाली बात बहुत अच्छी बोली है कि मत दीजिए ज्वेलरी, मत कीजिए शादी पे इतना खर्चा, मत कुछ कीजिए, लेकिन उसे एक फ्लैट या प्लॉट जरूर लेकर दीजिए, ताकि जहां उसका ना फैमिली है, उसकी ना पीहर है, ना ससुराल है, तो कम से कम वो एक अपना घर बना सके। तो उसमें तलाक के मामले कम होंगे? तलाक के मामले कम होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन वो बच्चे सिक्योर हो जाएंगे। सुसाइड जो है ना कि मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं मैके लगाने के बाद मेरे भाई भाभी है, मेरे माँ बाप डिप्रेस होने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा आंसरिंग करने वाले हैं यहाँ से। लेकिन अगर मेरा खुद का घर है तो मुझे पता है कि मैं मेरे लिए मैं कमा सकती हूँ। तो जैसे हम अगर ये सोचते कि अगर लड़की
इंडिपेंडेंट हो गई। आजकल जैसे चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है ये। मैं किसी एक पक्ष का ये नहीं कर फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं ये मान रही हूँ कि जैसे लड़कियां अभी हो गई है इंडिपेंडेंट, अपनी अर्निंग कर रही हैं, अपना कुछ कर रही हैं, तो उनको जैसे ये लगने लग जाता है कि चलो ठीक है ना, मुझे किसी की सहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, या मैं ही क्यों झुकूं। तो इस उसमें भी परिवार टूट रहे हैं। बराबर है। आपको ऐसा देखो, लगता है? शादी ना, प्यार वगैरह वगैरह ये सब 2-3 साल रहता है। हाँ, शादी लॉन्ग टर्म है, यस, 40 साल 50 साल। बिल्कुल। तो शादी एडजस्टमेंट पे ही चलती है ना। तो ये एडजस्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लड़कियों को भगवान ने दी है ये शक्ति, कहीं ना कहीं कुदरत की शक्ति है ये, लड़कियों कि को लड़कों को भी दी है। हाँ, और दोनों नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों ने करनी चाहिए, नहीं, यही लड़कों ने भी करनी चाहिए। और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाना कि भाई तू भी कर, वो भी पढ़ रही है। बहुत बार क्या होता है कि लड़की से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी जाती है। तो तलाक के कारणों में कहीं एक ये वाली बात भी है कि लड़कियों से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं। हाँ, या लड़कियों से ही उम्मीदें रखी जाती है कि वही एडजस्ट करेगी, या लड़कियों से ही उम्मीदें रखी जाती है कि वही सबका ध्यान रखेगी। जॉब अगर कर रही है तो वही आके खाना बनाएगी, जो अगर कुछ करना है तो चाय भी उसी को बनाना है। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि लड़कों ने भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ऐसे रहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लड़के के अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका लड़के की अगर 10 साल के बाद में शादी हो रही है तो आप उसको रेडी करो कि आपको घर के काम करने हैं, आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। आपके हाथ में पानी का गिलास नहीं मिलेगा, आपको रेडी प्लेट नहीं मिलेगी। ये सब बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा बेटा आता है या हस्बैंड आता है तो मैं उनको परोसती हूँ, वो मुझे आदत पड़ गई है, या मेरे ऊपर वो लादा गया, कुछ भी बोलो आप। लेकिन वो आगे वाली लड़की आज 26, 27, 28 साल की आएगी, उसका वो पूरा प्रिपेयर रहता है, माइंड प्रिपेयर रहता है, फिजिकल प्रिपेयर रहती है, उसके थॉट्स क्लियर रहता है, वो नहीं मोल्ड हो सकती, इसमें नहीं हो सकती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी जहाँ लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी 17, 18, 19, 20 साल में, तो वो ससुराल जाके जल्दी से मोल्ड हो जाती थी, या फिर मतलब उस तरीके से अपने आप को ढाल लेती थी। तो कहीं ऐसा है कि नहीं, ये तो बात सही है ना, मतलब शादी जल्दी होने के बाद में वो मोल्ड हो जाती थी, वो कल्चर को अडॉप्ट कर लेती थी, और उसको वो पता नहीं था कि इसको प्रेशर बोलते हैं। ये मतलब हमारे मराठी शब्दों में सासुरवास, ये उसको पता ही नहीं था। उसको लगता था ये करना है। लेकिन आज सोशल मीडिया या सब इन चीजों में इतनी क्लियरिटी है, और सबसे ज्यादा एजुकेशन, हमको पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये लड़कियों को पता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिन घरों में बेटियां हैं, तो जब बेटियां अपनी माँ को देखती हैं, जो डिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अर्न नहीं कर रही है, तो वो जब अपनी माँ को देखती है झुकते हुए, जबरदस्ती के ताने सहते हुए, या जबरदस्ती की कुछ ऐसी बातें सुनते हुए, जो मतलब दिन भर काम करने के बावजूद भी उनको जो सुनना पड़ता है कि तुमने किया ही क्या है, या तुम हमारे घर में रह रही हो, हमारे उस पे पल रही हो। तो इस चक्कर में लड़कियां जॉब पे और इंडिपेंडेंसी पे ज्यादा जोर देने लग गई हैं। लड़कियां नहीं, उनकी मम्मीज देने लग रही है। अच्छा। उनको मम्मी को लगता है कि मेरी लाइफ जो गई है वो मेरी बच्चों की नहीं जानी थी, इसलिए उनकी मम्मियां उनको वैसे प्रिपेयर करती हैं। और कई जगह पे लड़कियां खुद भी ऐसी हैं कि नहीं, हमको जॉब करना है, या वो तो पूरा उनका रहता है ना कि मुझे उनके लाइफ के, और रहने चाहिए, क्यों नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल एम रहने चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं फिर से वही बोलती हूँ कि शादी अगर करनी है तो एडजस्टमेंट रखनी पड़ेगी दोनों। अभी मेरे हिस्से मैं बताती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड में काम किया। मैंने ड्रामाज में काम किया, मैंने एंकरिंग किया, मैंने टीवी शोज किए, लेकिन एक वक्त आया तो मैंने 10 साल का ब्रेक भी लिया है। अच्छा, लेना पड़ा, जरूरी था, मैंने नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक लेने के बाद में करियर खराब, जो है वो है, लेकिन वो लेना पड़ा, फिर से स्टार्ट किया। हाँ, तो ये फोर्सफुली था कि नहीं, अब बेबी हो गया है और अब आपको जॉब नहीं करना है? नहीं, फोर्सफुली नहीं था, ये बाय चॉइस था। बाय चॉइस था, क्योंकि तो एक चीज ये भी हो जाती है कहीं ना कहीं मैडम कि आप चॉइस से कर रहे हो, या आपको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आपको जॉब नहीं करना है, हमारे घर में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती जॉब कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो फिर पहले आप घर के काम कीजिए, उसके बाद में जॉब कीजिए। ये तो हर घर में होता है, वो जिम्मेदारी है ना। मुझे ना मेरे वक्त एक देखने के लिए आए थे मेरे कजन ससुर जी, जिसको बोलते, तो उन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि चूल आणि मूल यामध्ये काय फरक है। मैं सब एडिटर थी जनमाध्यम में, तो उनको पता था कि ये लेखती वगैरह, चूल आणि मूल यामध्ये काय फरक आहे मला सांग। मी त्यांना सांगितलं होतं की चूल हे स्त्रीचं कर्तव्य आहे आणि मूल हे तिचं सौंदर्य आहे। तर काय सांभाळशील तू, सौंदर्य की कर्तव्य?
कुठलं कर्तव्य सांभाळेल? तर कर्तव्य सांभाळेल तर सौंदर्य आपोआप राहील ना. म्हणजे ती नंतरची, पण कर्तव्य माझ्यासाठी जास्त महत्वाचं. मला देवानी जन्मता म्हणजे पाठवलेलं जे आहे ते मला फीड करण्यासाठीच पाठवलं. हाँ ते बोलते कुदरत ने जो अभी मैडम ने बात बोली है कि कुदरत ने स्त्री और पुरुष दोनों को उनके कर्तव्यों के और जो भी कुछ है उनके सौंदर्य कर्तव्य या अधिकारों के साथ भेजा है। तो मुझे लगता है कि हमारा समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब दोनों अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करें। जैसे आपने बोला है कि बहू का कर्तव्य होता है कि वो मैंने बोला ना, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। अगर आपका हस्बैंड सब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है आपके करियर के लिए, तो आप करियर कीजिए। दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर वो बोलता है कि मैं घर देखता हूँ, मैं बच्चा देखता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो बाहर देख, इट्स ओके, गुड। और ये भी पेरेंट्स ने बच्चों में डालना चाहिए कि भैया उसका पेमेंट अच्छा है, तेरे से ज्यादा उसका करियर अच्छा है, वो ब्राइट है, तू घर संभाल, उसको काम करने दे। ये भी पेरेंट्स ने, मतलब लड़कों के पेरेंट्स ने स्पेशली ये भी खुद को ट्रेन करना चाहिए। तभी वो पारिवारिक रिश्ते जो है या पारिवारिक संबंध है या शादियां हैं वो आगे तक टिकेंगी, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि बस एक ही के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी जाए। नहीं, तो नहीं। और कैसा है ना, लड़कियों को अगर करियर करना है तो फॅमिली, मतलब पुरुष जेव्हा सक्सेसफुल होतो तेव्हा त्याच्या मागे स्त्री असते, पण स्त्री जेव्हा सक्सेसफुल असते तिच्या मागे अख्खं कुटुंब असतं। तिचे सासू सासरे असतात, तिचे मुलं असतात, तिचा नवरा असतो, तिचं आई वडील असतात। आमच्या ह्याच्यात एक फार छान आहे की पिता चलना सिखाता है और पति उड़ना सिखाता है। अगर आपके पति का हात पकड़ के आप उड़ रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी की बात नाही। लोक मला म्हणतात की मॅडम तुम्ही कुठल्या कुठे राहिल्या असतात, पण मी म्हणते यशाची व्याख्या नक्की काय? यशाची व्याख्या ही प्रत्येकाने आपली ठरवली पाहिजे। एखादा व्यक्ती 20 वर्षापासून स्ट्रगल करतोय पण त्याला पाहिजे ते मिळत नाही म्हणजे तो यशस्वी झाला का? नाही। तुम्ही आहे त्या जागेवर समाधानी असणं ही पण यशाची व्याख्या आहे। हे जर आपण समाजात, आपल्या संस्कृतीमध्ये, आपल्या संसारात जर आपण समजून घेतलं तर मला वाटतं सगळ्यांच्या आयुष्य खूप सुंदर होतील, खूप छान होतील। आणि पॉझिटिव्ह राहायला शिकायला पाहिजे। आईच्या म्हणजे बच्चों के पेरेंट्स ने हो, पॉजिटिव रहो ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पेरेंट्स के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो आप। एग्जैक्टली, हस्बैंड से भी मत रखो, वाइफ से भी मत रखो, बच्चों से भी मत रखो। बिल्कुल, अपेक्षा ही दुख का कारण है। दुख का कारण है। जो है, जो मिला है उसमें भी खुशियां बटोरी जा सकती है। बिल्कुल, ये सपने ही मत दिखाओ अपनी लड़की को भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बेटियों को भी ये मत बोलो कि तू वहां जाके ससुराल में जाके कर लेना। हाँ, उसको करना है तो करने दो ना। वो भी इंसान है, वो कोई एंजल तो है नहीं कि आज जाके सारी वो उसकी फरमाइश है या जो भी कुछ है वो पूरी कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घर में अगर बहू आ रही है ना तो उसको 5 साल दे दो आप एडजस्ट होने के लिए। वो 5 साल आप उसको दोगे ना तो वो पूरा फैमिली आपका संभाल लेगी। क्योंकि किसी भी पौधे को लाके रोपोगे तो उसको पनपने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। उसको पूरा देखने दो, घूमने दो, फिरने दो। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने ये बात सही बोली है कि उसको थोड़ा सा समय दे दो या कर दो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां इस चीज को भी समझ नहीं पाती और गलत फायदा उठाती हैं। होता है ना, क्योंकि वो पूरा प्रिपेयर्ड आती है कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही घर चाहिए। तो लड़कियों को बोलती हूँ कि भाई 5 साल दे देना तू, वहां पे तुम लोग भी बोलती हैं आपके 5 साल लोग देखो, दोनों के लिए मुझे ऐसे ही पर्दे चाहिए, मुझे ऐसा ही सोफा चाहिए। ये एक दिन में नहीं बदलेगा। वो तेरे सास ने 20-25 साल तक वो सब लाया है। बिल्कुल सही बोल रही है। वो कैसे छोड़ेगी ना, वो नहीं छोड़ सकती। तो आप 5 साल दो ना, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वो भी एडजस्ट कर लेगी। अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि डायरेक्टली डिवोर्स केसेस तक नहीं जाना चाहिए। और ये बताना ना बच्चों को और बच्चे को, पेरेंट्स को, मतलब हम तो ऐसे बोलते हैं कि शादी के पहले ना वो सास की और बहू की आप कुंडली मिलाओ, लड़के लड़की की मिलाओ। अकेला बेटा है, उसको माँ बाप के पास रहना ही है और रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली के बिना तो कुछ बहुत ज्यादा फायदे, कई सारी चीजों में बहुत फायदा होता है फैमिली के साथ। नहीं होता है, लेकिन जहाँ बाउंड्रीज बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि बेटी की माँ जो इंटरफेरेंस वगैरह जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन बेटों की माएँ
माओ का भी कम इंटरफेरेंस नहीं रहता है घरों रहता में, ही है, रहता तो ही है। उसकी वजह से भी कहीं डिस्टरबेंस होता है। तो दोनों को मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की कोऑर्डिनेशन जरूरत की है, जरूरत है, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है। जरूरत है और कि आगे आपकी जाके boundary ये set होगा, करना। मैं बताती हूँ, ये आगे जाके 4-5 साल में ये सेशन चलेंगे। हम्म। शादी के पहले माँ को ट्रेन करना, लड़के के माँ को ट्रेन करना, ये सेशन चलने वाले हैं। अच्छा है अगर चलेंगे तो कम जैसे से कम शादी रिश्ते के पहले बचेंगे। हम लोग उसको ये करे, काउंसलिंग करते हैं शादी के पहले, लड़कों को लड़कियों को। हाँ। कुछ साल के बाद में आने वाला है और आना ही चाहिए, क्योंकि दो बिल्कुल। घरों में अभी क्या ऐसा होता है ना, कम उम्र की लड़की नहीं आ रही आपके घर में, एक प्रिपेयर्ड, मैच्योर्ड, फाइनेंशियल स्टेबल लड़की आपके घर में आ रही बिल्कुल। तो जब मैं भी संगीत संध्या की एंकरिंग वगैरह करती हूँ तो तब मैं यही बोलती हूँ कि शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है, दो संबंधी, आपस में बनते हैं, तय होते हैं। और ये एक दो दिन की बात नहीं है कि आज हो गया, नहीं हुआ तो बदल दिया, ऐसा नहीं रहता। ये जीवन भर चलने वाला रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं इनकी ट्रेनिंग या इनकी और लड़कियों की boundary ट्रेनिंग set- ना वो बाय बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। तुला हम भी बात करते तर तुला दुसऱ्याच्या घरी जायचंय असं नको वागूस, तुला दुसऱ्याच्या घरी जायचंय असं नको करूस, तू दुसऱ्याच्या घरी जाणार, म्हणजे उसको हम लड़कों को कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं तो बताते। आपके हिसाब से लड़कों को ऐसा बोलना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि बेटा दूसरी की लड़की आ रही है, तू वैसे मत बिहेव कर, कब घर में रह रहा तो पूरे कपड़े में रह, क्योंकि तेरी भाभी आने वाली है, हाँ। तेरी चाची आने वाली है, ये हमको बताना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे जिसकी शादी होने वाली है, जो बीवी लेकर आ रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब एक तुम किसी दूसरे घर की लड़की लेकर आ रहे हो तो तुमको उसके साथ कैसा बिहेव मैं वही करना बोल रही है। हूँ ना, हमारे यहाँ पे लड़कों को बता ही नहीं जाता है कि वो लड़कियों के साथ बिल्कुल बिहेव सही कैसे बात करना है। है। हम बोलते हैं ना कि उसने गाली दी, इसने गाली दी, माँ पे गाली दी, उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। हाँ, पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमने बताया ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स मैं को वही ये बोला, मैं बताती हैं बताती कभी हूँ भी? बच्चों को कि भाई तूने अभी वो लड़के को क्या बोला, मैडम ऐसे ऐसे बोला, मतलब तुझे पता है क्या ये क्राइम है? तू जिस तरह से उसको देख रहा है, जिस तरह से उसको टॉन्ट कर रहा है, जिस तरीके से उसको टीज कर रहा है, तुझे पता है क्राइम? नहीं बोलते, मतलब ये क्राइम है भाई। अगर वो लड़की गई, अगर कुछ भी उसने लिख दिया तो तू जो चलो कुछ ठीक है, है, मैं बोलती हूँ ये क्राइम से भी मत जोड़ो इसको। नहीं ये लेकिन बताना एक पड़ेगा ना। सामाजिक परंपरा, नहीं, एक वो तो हमारा मतलब एक बेसिक वैल्यू, अभी हमने कोर्स में वैल्यू एजुकेशन का एक वैल्यू एजुकेशन हमारे कोर्स में सिर्फ नाम के लिए। हाँ, तो ये चीजें कहाँ से मिलेंगी बच्चे को? वही, ये टीचर्स की, पेरेंट्स की और सबकी जरूरत है। मेरे घर में अगर मैं 10-15 साल पहले अगर कुछ गलत हो जाता था तो मेरे घर में आके लोग बोलते थे कि हाँ तिने तसं केलं, तुम्ही तिला सांगा। अभी मैं किसी के घर में जाती हूँ बदल के, तुमचा मुलगा ना मला तिथे पाणठेल्यावर दिसला होता, वो मुझे डांटेंगे, आपको किसने बोला था, क्यों बोल रहे हो, हमने भेजा था। वो कनेक्शन खत्म हो गया, कनेक्शन खत्म हो मुझे पता है कि मैं जब छोटी थी तो कोई भी मुझे बोलता था कि उस दुकान से दूध लेके आओ, आज आप नहीं बोल सकते बाजू वाले बच्चों को। वो कनेक्शन कहाँ रहा? जो समाज की जिम्मेदारी थी, ध्यान, मैं अगर कहीं पे भी गई, मेरा भाई कहीं पे पर गया तो पूरे एरिया की नजर रहती थी कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे घूम रहे, कहाँ पे दिख रहे। अभी कोई किसी को टोक नोक नहीं कर रहा है, सबको पता है कि कोई बोलने वाला अभी जैसे कुछ देर पहले जब हम ऑफिस में बैठे थे तो जो संचालक है सिटी न्यूज के चंदू सोजतिया सर, उन्होंने भी अभी यही वाली बात बोली है कि हम जब मतलब पेरेंटिंग सिर्फ अपनी माता पिता की नहीं होती, सबकी जिम्मेदारी है वो। रोक टोक करना मतलब सबकी उनकी भी ये वाली बात सही है कि सिर्फ सिर्फ पेरेंट्स ही पेरेंट्स नहीं बनेंगे। अगर वो बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो सभी, वो चाय वाला, रिक्शा वाला, सब उसके पेरेंट्स बनने चाहिए, बनने, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। और ये सोशल आपका मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले भी जब हम निकलते थे घरों से तो एक समाज का डर बना रहता था, अड़ोसी पड़ोसियों का डर रहता था कि अगर वो देख नहीं ले कहीं, या अगर उसने देख के घर पे बता दिया तो क्या होगा, या अगर उसने देख के कहीं इधर उधर गलत प्रचार कर दिया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक बंधन या सामाजिक दबाव हमारे ऊपर रहता था। ये अभी वो खत्म हो चुका है। हाँ, तो इस दबाव को वापस लाना उसको चाहिए। कुछ नहीं लगता अगर वो लड़का किसी लड़की के साथ में बहुत अलग तरीके से बात कर रहा है और मैं वहां से जा रही हूँ, उसको फील नहीं होता कि मैडम जा रही है। और जबकि पहले ऐसा होता था कि बच्चे वो डरता था, वो 4 दिन क्लास में नहीं आता था, अभी नहीं लगता। ये वापस आना चाहिए, ये मूल्य, ये सामाजिक बंधन, ये सामाजिक दबाव। ये कब आएगा मैडम? जब आप उसको बताएंगे। हमारे घर में जब हमारे पेरेंट्स बताते थे कि तुझे करतोय ना ते चुकीचं करतोय, तुझे वागते ना ते चुकीचं वागते, ये बोलने वाले कहाँ पे रह गए अभी? हाँ, ये वाले आने चाहिए। या फिर हमको इस चीज को, जो गलत परंपरा या जो गलत बातें हैं उनको भले हम छोड़ दें, जो गलत मूल्य, गलत बातें। मीडिया की भी बहुत है ना, मतलब मेरे हिसाब से गलत है
मीडिया दिखा रहा है वो सही तरीके से दिखा रहा है, तो बच्चा भी कंफ्यूज है। उसमें समझिए, और अभी तो बच्चा- सोशल मीडिया का हाँ, जमाना है तो और ज्यादा बच्चा कंफ्यूज है की आई सांगते ते बरोबर आहे का, की हे सांगतात ते बरोबर आहे। है। तो ये खरंच, बहुत जिम्मेदारी है पेरेंट्स पे पेरेंट्स कि की। मतलब मुझे ऐसे लगता है ना कि बच्चों को थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो गलत है वो गलत बताना पड़ेगा, जो सही है वो तो सही बताना। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी जो ये होता है कि पेरेंट्स को, लड़के और लड़कियों को, तो जो लड़कियां, जैसे पहले लड़कियां थोड़ी दबी फैमिली वाली रहती थी, या जैसे आजकल वो चीज खत्म हो गई है। लड़कियां भी बिंदास, मतलब मैं वर्ड यूज करूंगी ये बिंदास, की लड़कियां भी बिंदास हो गई हैं। कपड़ों में ले लो, या आने जाने में ले लो, या लड़कों से बातचीत में ले लो, या किसी भी बात में ले लो, अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले कहीं एक होती थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे एक जो लड़कियों का थोड़ा सा जो नाजुकता थी, या शर्मानापन था, या जो भी कुछ था, तो वो चीज अभी होनी चाहिए। मैडम वो बहुत अलग बात है। देखो कैसा रहता है ना, नजरिए की बात। मेरे नजरिए से मैं कपड़ों की तरफ देखूंगी, जो बच्चे हैं वो उनके लिए उनको कुछ मायने नहीं रखते। क्यों? उनके लिए वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो उनको देखा हुआ रहता है। और बच्चियां आज के जमाने में 10 जगह जाती है, पूरा दुनिया घूम के आती है, तो वो सब चीजें नहीं रहेंगी और आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। कपड़े में ऐसा नहीं है कि जो कपड़े जैसे, लेकिन जो कुछ खुले पन को दिखाते हैं कपड़े, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना। बाकी जो दूसरे कपड़े हैं जिनमें मतलब कंफर्टेबल जो रहते हैं, तो वो तो लड़कियां पहन ही रही है, पहनना भी चाहिए, उसके लिए तो मेरा भी कुछ नहीं है उसमें करके। लेकिन जो लड़कों को देखिए, आपके लड़के हमेशा पूरे कवर रहते हैं। तो बस एक वही वाली बात है कि इसमें कहीं कुछ होना चाहिए क्या? क्योंकि जो केसेस अभी हो रहे हैं, वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या गलत है क्या सही है, ये घर से ही होना हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते। और जो केसेस अभी हो रहे हैं कि जैसे लड़के लड़कियां जब मिलते हैं, तो लड़कियां भी बिल्कुल अभी वो हो गई हैं कि ठीक है सब चलता है, मतलब सामाजिक वर्जनाएं जो हैं या सामाजिक बंधन वो टूट रहे हैं कहीं ना कहीं लड़कियों के। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सोशल मीडिया मूवीज में दिखाते हैं, देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ऐसे नहीं बोल सकते आप कि इसका इम्पैक्ट। हम जब कॉलेज गोइंग थे तो कुछ मूवीज ऐसे रहती थी कि उसके ड्रेसेस हम पहनते थे, उसके हेयर स्टाइल हम करते थे। अभी तो बहुत वास्ट हो चुका है। तो जो चीज इजीली नहीं मिल रही है, मतलब जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही, तो वो तरीका उन्होंने बदल लिया है। इसमें भी फिर वही बात आती है कि ये गलत है, कि उनको समझाना जरूरी है। तो भाई आप जो बिहेवियर कर रहे हो, आप जो तरीका अपना रहे हो, आप कमाने का जो तरीका अपना रहे हो, ये बहुत गलत है। इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि दोनों को, सिर्फ लड़की को नहीं, लड़कों को भी बताना जरूरी है। भाई तू इसके साथ घूम रहा है, अगर वो लड़की 16 साल के अंदर की होगी तो ये हो सकता है, तो ध्यान में रख। फिर उसको लाइट लगता है, फिर वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। ये भी बहुत बातें बताना जरूरी है, लड़कों के बारे में भी और लड़कियों के बारे में भी। मैं दोनों के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि दोनों समाज का घटक है ना। एक को आप बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हो, एक को आप बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, एक को बहुत ज्यादा आप सब कुछ दे रहे हो, और एक को आप सिर्फ ग्रांटेड ले रहे हो कि ये अच्छा ही करेगा, ये अच्छा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको दोनों को उसी तरह से हैंडल करना जरूरी है। तो एंकरिंग में भी कहीं आप इस तरीके की बातों को उठाती हैं? मैं एंकरिंग में इस तरीके की बातों को नहीं उठाती हूँ, लेकिन एंकरिंग मैंने पहले भी बता दिया कि वो मेरा प्रोफेशन है। जैसे डिमांड रहते हैं वैसे ही मैं उसमें कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हम एंकरिंग में भी, या कहीं ना कहीं हम अपनी बातचीत में, कहीं ना कहीं कुछ वाक्यों में, कुछ पंक्तियों में हम इस तरीके की बात बोल देते हैं कि भाई समाज का घटक है। नहीं, वो तो इनडायरेक्टली आ जाता है, स्पेशली लेडीज के लिए। क्योंकि हम जो फेस से गए हैं ऊपर, सब करके गए हैं, ऐसा नहीं कि सब इजीली मिला, वो करके गए, वो आ जाता है। लेकिन जब मुझे लोग बुलाते हैं व्याख्यान के लिए, कि वो किसी ट्रेनिंग्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, तो मैं यही मुद्दा मानती हूँ कि लड़कियां इट्स ओके, वो उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन प्लीज आप वो लड़कों को भी ध्यान, स्पेशली ग्रामीण लड़कों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। इतने अनट्रेन बच्चे हैं, उनको ना सीरियसनेस है, उनको ना करियर का सीरियसनेस है, फ्रस्ट्रेट है वो। उनको लगता है सबके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो वो रिचार्ज करते हैं और फिर से रील देखने लगते हैं। वो ही है, उनको ना कुछ भी नहीं, मतलब क्या करने से क्या होने वाला है, 5 साल के बाद आपकी लाइफ कैसे रहने वाली, कुछ लेना। मुझे उनसे ज्यादा कनेक्टिविटी है,
मुझे अच्छा, उनके rural area रूरल से। एरिया के बच्चों के लिए, अच्छा। बच्चियों के लिए मुझे बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इन पे ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं अच्छा, अर्बन के लिए, लेकिन रूरल एरिया रूरल के लिए नहीं। बच्चों के लिए बहुत बात करना जरूरी है, और बहुत बड़ा क्राउड है, हाँ। बहुत बड़ा। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी गांव की जो सिचुएशन या गांव का जो कल्चर है वो अभी भी गांवों के जैसा बना बहुत हुआ है? बिगड़ा हुआ है मैडम। हाँ, अब गांव का पहले जैसा कल्चर नहीं। गांव का रहा ही नहीं। मतलब कंपटीशन हो रही है ना, कि शहर के जैसे, बच्चे, हाँ। गांव के बच्चे, वो जब शहर में आते हैं, उनके लैंग्वेज, अभी लैंग्वेज का तो कुछ होना नहीं चाहिए, वो भी भाषा ही है, जैसे हमारा मराठा हिंदी का हुआ, वो भी भाषा ही है, लेकिन स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। आप कुछ भी बोलो, आना ही चाहिए। जरूरी है, इंटरव्यूज होते because it is हैं, a universal बॉडी लैंग्वेज है, language. गस्चर है, पोस्चर है। आज आप बिल्कुल। जब स्कूल्स में जाते हो, आप बड़े बड़े स्कूल्स में, वो इनडायरेक्टली आपको सिखाया जाता है कि कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, आपके हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आपके हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ये सब आपको इनडायरेक्टली आ जाता है वो। लेकिन वो बच्चों को ट्रेनिंग्स ही नहीं है। वो कैसे इंटरव्यूज में जाएंगे, कैसे इंटरव्यू में पास होंगे, इंटरव्यू फेस करना क्या होता है, ये सब उनको सिखाना जरूरी है। और वही मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। एक तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है, दूसरा उनके व्यूज मुझे पता चलते हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनको क्या चाहिए, इनकी क्या जरूरत है। सोशल मीडिया का कुछ असर उधर नहीं है? बहुत ज्यादा, मैं वही तो बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। इनफैक्ट तो वो रील्स का तो इतना ज्यादा है ना, मतलब मैं उनको बोलती हूँ, भैया अमेज़न पे सेल लग रहा है, ठीक है, 200 की शर्ट लेने के बजाय तो 2000 की ले, लेकिन एक ले अच्छी पहन। मतलब आप बोलते हो ना कि उनकी तरफ बहुत ज्यादा लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हूँ, हमारे तरफ से मैडम बात ही नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये सोचना चाहते। आपको समझ में आ रहा है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे रह रहे हो, आपके बाल कैसे हैं, आपके जूते कैसे हैं, आप बटन खोल रहे हो, मुंह में वो आप कुछ भर लेते हो, आपको खड़े रहने का तरीका पता नहीं, आपको बोलने की अदब पता नहीं, कैसे क्या चाहिए किसी को, अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो क्या चाहिए। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ द पर्सन। अगर आपको बैंक में जाना है तो आप एंटर करते हो तो आपको देख के वो सोच लेता है कि आपको कैसे आंसर करना है। अगर आप ऑल्सो नेसेसरी, यस, आप अगर किसी यहाँ पे इंक्वायरी में जाते हो तो फर्स्ट टाइम आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, आपको देखता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉडी पोस्चर कैसा है, आपका ड्रेसिंग कैसा है, और फिर वो आंसर देने की कोशिश करता है। अगर आप उतना ही अपडेट होके जाओगे तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि वो बच्चों को डेवलप करना है, और एंकरिंग इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, ये रहेगा, लेकिन मेरा एम तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो आपकी क्लासेस है उसमें भी वो चल रहा है। तो आपने देखा, आज पल्लवी मैडम ने हमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है कि मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष, बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की एक ही समाज के दो घटक हैं, दो तत्व हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम एक को संभाल रहे हैं तो हमें दूसरे को भी संभालना ही पड़ेगा। हम एक को संभाल के दूसरे को खुला नहीं छोड़ सकते कि भाई ठीक है ये लड़का है या ये ऐसा है। कहीं कहीं पे लड़कियों को भी इसी तरीके से होता है कि भाई ठीक है एक ही बेटी है या ये है, ये जो करेगी वो सही है, जो कर रही है करने दीजिए, ऐसा नहीं रहता है। बच्चे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर हम चाहते हैं कि आगे हमारे तलाक के मामले न हो, हमारी पारिवारिक रिश्ते, हमारी पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे से आगे तक चले, बच्चे इस तरीके से अकेले या बिल्कुल उसमें ना रहें कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों को सिखाने की जरूरत है कि जिंदगी में, परिवार में एक दूसरे के साथ में एडजस्ट कैसे करना है ना, एक दूसरे की जिम्मेदारी को कैसे संभालना है, एक दूसरे को साथ में लेके कैसे चलना है, कहीं कहाँ झुकना है, कहाँ झुकाना है, ये चीज दोनों को पता होना चाहिए। हमें लगता है कि तभी हमारे रिश्ते, हमारे पारिवारिक संबंध जो है आगे बढ़ेंगे। तलाक के जो मामले हो रहे हैं आजकल, या अभी भी जो दहेज हत्याएं चल रही हैं या जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि दहेज का मसला अभी भी हमारे देश में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी आगे आ रही है। तो इस चीज को खत्म करना, अपने बच्चों को शादी में खर्चा करने के बजाय या उनकी दूसरी चीजों पे खर्चा करने के बजाय उन्हें एक घर लेकर देना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें एक एक प्लॉट या फ्लैट जरूर दिलवा दीजिए, या इस तरीके का उनको बना दीजिए कि वो खुद ये काम कर सके, वो खुद अपना एक प्लॉट, अपना घर ले सके, ताकि आगे की जिंदगी उनके लिए अच्छी और आसान हो जाए। जहां पे ये वाली बात आती है कि
इसका हमारे सिवा कोई नहीं है, या ये कहाँ जाएगी या जाएगा, वहीं पे ज्यादा दबाव वाली बातें या वहीं पे ज्यादा ताने टेंशन शुरू होता है। इस चीज को ही खत्म कर दीजिए, एक दूसरे के पूरक बने रहिए, तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा। मैडम आपने बहुत अच्छी बातें हमारे को बताई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज मैं चाहती थी या जो चीज मैं खुद बोलती हूँ करती हूँ कि हर चीज का दोष लड़कियों को मत दीजिए, लड़कियां भी होती हैं ऐसी, है नहीं बोलती हूँ मैं कि सारी बातें अच्छी ही होती हैं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर लड़कियों की भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा समाज जो बना हुआ है वो जनरली लड़कियों को लेके बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये चीज थोड़ी सी बदल जाए अगर, तो हमारी जिंदगी में, हमारे सामाजिक पारिवारिक रिश्तों में, हमारे सामाजिक पारिवारिक संबंधों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा और अच्छा हो जाएगा वहां पे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भी आपने बहुत समय अच्छा दिया, लगा, बहुत अच्छे और से जो बातें निकल गया। बहुत दिन से मन में थी वो आपकी वजह से आज मुझे सबके साथ करने की मिली। कहीं ना कहीं ये बातें मेरे मन में भी चलती है, लेकिन हमारे समाज का नजरिया ऐसा है कि वो जनरली इन किसी बातों को को तो सुनना बोलना नहीं पड़ेगा ना मैडम। चाहता है, वो लड़कियों को ही मतलब दिखाना नहीं, चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे आपकी बातें सुनकर लगा कि नहीं, ऐसी भी माँ है, ऐसी भी विमेन हैं जो चाहती हैं कि लड़कों को भी अपग्रेड किया जाए, लड़कों को का अपब्रिंगिंग भी ऐसा हो कि वो भी समझे कि घर को चलाना या घर को बसाना और घर को सुरक्षित रखना क्या होता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अपने आप तलाक के मामले थोड़े कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा आज आप आए हमारे शो में।